मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के पाठ संख्या 2 जिसका नाम पाटलिपुत्र वैभवम है, इसके सब्जेक्टिव सवालों को देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 10 है और ये प्रश्न की संख्या कितना है, इसमें 10 है और इन सभी को आपको किसी भी हर हालत में रट जाना है। यदि संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभवम से सब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो इन्हीं 10 में से एक सवाल कोई ना कोई रहेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मात्र इन 10 सवाल में से किसी भी शिफ्ट में देख लीजिए, 2024 के, 25 के, 26 के या आपके आने वाले पेपर को देख लीजिएगा तो हमेशा इन्हीं में से एक सवाल पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। अब जब ये भी याद रखिएगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर लिया था। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 41 था और इन 41 सवालों को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया था। और आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, इसके प्रश्न एवं उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 10 है और इन सभी सवालों को आपको ध्यान से अंत तक जरूर से जरूर देखना है। तो आइए देखिए पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला सवाल दिया गया है कि पाटलिग्राम के संबंध में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था। पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिग्राम के संबंध में, पाटलिग्राम के बारे में भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि यह भविष्य में महानगर होगा। भगवान बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी किया कि यह भविष्य में महानगर होगा, परंतु लेकिन जहाँ परंतु लेकिन लग जाता है तो समझिए कि वहाँ कुछ ना कुछ दुख वाला बात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह भविष्य में महानगर होगा, परंतु झगड़ा, आग लगना तथा बाढ़ की समस्या से घिरा रहेगा और यह भय हमेशा बना रहेगा। यह भय हमेशा बना रहेगा, ये याद रखना। ये छोटा सा आंसर आपको 2 नंबर देगा और ये कई बार पूछा आपसे पेपर में, 4 बार। कब 2018 में, 2020 में, 2023 में और 2026 में 4 बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और आप लोग यदि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, संस्कृत के सभी चैप्टर का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर 9693563044 पर कॉल या मैसेज कीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा और आप लोग कहीं से भी जाकर पीडीएफ निकलवा कर पढ़िए खूब बढ़िया से। आपको मैथ संस्कृत में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 50 नंबर ग्रामर भी है, 50 नंबर क्या है आपका सब्जेक्टिव है। अगला सवाल है 50, क्योंकि 50% किताब से आता है 1 नंबरिया और 50% आपके ग्रामर से आता है, तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। और यहाँ से जितना 16 सवाल पूछता है तो 16 के 16 सवाल इसी में से पकड़ाएगा पूरा, यदि आप लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं संस्कृत वाले तो यदि जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर से जरूर कीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख कीजिए। देखिए कई बार पूछा, ये 6 बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। कब पूछा है, 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, 26 में। तो सवाल क्या है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में दर्शनीय स्थल गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर विशेष है। इसके अतिरिक्त सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा भी सिख समुदाय के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ थोड़ा सा लास्ट में या टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो आप लोग अपने से सुधार लीजिएगा कि गुरुद्वारा भी सिख समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यही आपको लिखना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बिहार की राजधानी पटना में दर्शनीय स्थल कौन कौन है, याद रखना है गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर विशेष है। और इसके अतिरिक्त सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा भी सिख समुदाय के लोग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए सवाल वही है, देखिए कई बार पूछा है 2022, 2026, 14, 16, 20, 16, 22, कई बार 5, 2, 7 बार वही सवाल है। बस थोड़ा इसका लिखावट चेंज कर करके पूछ रहा है तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही सवाल है तो वही आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि यदि याद रखिएगा तो 1-2 लाइन इसमें छोड़ना पड़े, 1-2 लाइन जोड़ना पड़े, तो आप लोग अपने से छोड़िए जोड़िए काम करते रहिए। तो सवाल पहला क्या था, 2022 में 2026 में पूछा है कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं पर वर्णन करें, ये पहला है। दूसरा अथवा में पूछा है कि पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डाले, वही सवाल है, थोड़ा उल्टा तरीका से पूछा है। तीसरा पूछा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें। क्या सवाल तीनों एक ही है ना, बस लिखावट थोड़ा सा इसका क्या हो गया, इधर उधर हो गया,
चेंज कर करके पूछा, लेकिन सवाल तो वही है, तो इसका आंसर भी वही होगा। तो क्या होगा इसके आंसर, हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। और आप लोग इसको PDF चाहिए तो मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे व्हाट्सएप पर या मैसेज पर कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा PDF। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कि पाटलिपुत्र बिहार की राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र का वर्णन विदेशी यात्री मेगास्थनीज और फयान आदि ने भी किया है। इस नगर का उल्लेख इंद्र के स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। कहाँ का वर्णन, पाटलिपुत्र का वर्णन इंद्र के स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कालांतर में यह नगर महानगर होगा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि कालांतर में यह नगर महानगर होगा, लेकिन वाला यहाँ पर नहीं जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी और साथ ही पटन देवी को पटना की पालनकर्ता माना गया है। पटना की रक्षा देवी माना गया है, किसको, पटन देवी को। जिसका सही उत्तर एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान से अंत तक सुनिए। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र का वर्णन विदेशी यात्री मेगास्थनीज और फयान आदि ने भी किया है। इस नगर का उल्लेख इंद्र के स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कालांतर में यह नगर महानगर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी और साथ ही पटन देवी को पटना की पालनकर्ता माना गया है। इसको अपने कॉपी पे नोट्स में लिखिए और याद कीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी है सभी के सभी सवाल। अगला सवाल है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, ये 2013 में पूछा गया सवाल है। तो सही उत्तर हो जाएगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जहाँ हर साल हजारों सिख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्रश्न संख्या 5। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे 2018 में और 2024 में, 2 बार पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर था। कौन कौन, सवाल यहाँ पर क्या है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो इसके बारे में भूमिका थोड़ा सा बांधना पड़ेगा ना जी। तो पाटलिपुत्र एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर था जिसे देखने कई विदेशी यात्री आए। सबसे पहले यूनान से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इसके अलावा फयान, ह्वेनसांग और स्तिंग आए थे खड़ीपाई। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर था जिसे देखने कई विदेशी यात्री आए। सबसे पहले यूनान से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसके अलावा फयान, ह्वेनसांग और स्तिंग आए थे। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, आपके पास ये कई बार पूछा है, 4 बार। 2019 में, 20 में, 21 में और 24, यानी कि लगातार 3 साल, 19, 20, 21 और लास्ट में 24 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र आया था और उसने अपने स्मरण ग्रंथ में उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। तो इसका सही उत्तर है, आपने याद रखना पड़ेगा। देखिए 2 लाइन 3 लाइन का इसका आंसर है। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र आया था, उसने अपने स्मरण ग्रंथ में उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। अगला सवाल है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर अपने प्रसिद्ध पुस्तक काव्य मीमांसा में वर्णन करते हैं कि पाटलिपुत्र में बहुत लंबे समय तक विद्या और विद्वानों की परंपरा की धारा प्रवाहित होती रही। राजशेखर अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में वर्णन करते हैं कि पाटलिपुत्र में लंबे समय तक विद्या और विद्वानों की परंपरा की धारा प्रवाहित होती रही। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि और पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने शिक्षा पाई और पाटलिपुत्र की ख्याति फैलाई। यह किसने वर्णन किया है, राजशेखर ने। राजशेखर की किताब का नाम क्या है, तो राजशेखर की किताब का नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में वर्णन करते हैं कि पाटलिपुत्र में लंबे समय तक विद्या और विद्वानों की परंपरा की धारा प्रवाहित होती रही। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने शिक्षा पाई और पाटलिपुत्र की ख्याति फैलाई, नाम रोशन किया। अगला सवाल है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के विभिन्न नाम कौन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना का नाम
पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुरम पाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑब्जेक्टिव थोड़े ना है जी का ऑप्शन होगा, आदत हो गया बोलते बोलते ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना का नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर पाया गया है। अगला सवाल है, देखिए वही सवाल है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर क्यों पड़ा। उसी के अलावा दूसरा तरीके से पूछा है कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर का नाम उल्लेख कहाँ है। इसके अलावा वही सवाल है कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। इन सभी का आंसर वही है, बनाकर इसमें से लिख देना है, या ये भी लिख दीजिएगा तो आंसर मिलेगा। ये थोड़ा सा मैंने 4-5 रहते थोड़ा सा 12 कर दिया गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया गया है क्योंकि इस नगर के आसपास बहुत अधिक मात्रा में फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र नाम भी पाटल नामक फूल और उसकी पुतलिका जैसी आकृति के आधार पर रचना हुआ है। यही आपको आंसर में लिख देना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया गया है क्योंकि इस नगर के आसपास बहुत अधिक मात्रा में फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र नाम भी पाटल नामक फूल और उसकी पुतलिका जैसी आकृति के आधार पर प्रचलित हुआ। ये आपको लिख देना है। और यह हम लोग का आज का अंतिम सवाल दिया गया है कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो ये 2023 में पूछा गया एक बार सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा कि पाटलिपुत्र एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर था जिसका वर्णन अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। सबसे पहले यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने किताबों में इसकी तारीफ की है। इसके अलावा फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पटना का वर्णन किया है। तो इसका क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को फिर से मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसी को लिखिएगा, आपको 2 नंबर फाइनल रूप से मिलेगा। पाटलिपुत्र एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर था जिसका वर्णन अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथ में किया है। सबसे पहले यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने किताबों में इसकी तारीफ की है। इसके अलावा फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पटना का वर्णन किया है। और ये हम लोग का टोटल 10 सवाल, इसको हम लोगों ने आज देखकर क्लियर कर दिया। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।